हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं अरुण कुमार गुप्ता आज आप लोग के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने अभी तक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में देखा लोड क्या होती है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोडेड देखे, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेस क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखे, फिर उस पर वेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, फिर हमने ये देखा कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है। तो अभी तक ओवरऑल हमने स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, ठीक है। और भी डिटेल में अभी हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या है, स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन क्या होती है आपने पढ़ा होगा बेसिक फिजिक्स में, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका प्रीवियस सेमेस्टर में था तो उसमें आपने थोड़ा सा कुछ तो पढ़ा होगा स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होती है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। लेकिन वो तो पुराना वाला हमारा बोल सकते हैं कि आपका स्ट्रेन का डिफिनेशन था, ठीक है। तो इस समय अभी हम लोग का डेफिनेशन क्या हो गया, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेज है, बस कुछ नहीं। इफ अ फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी बॉडी पे फोर्स को एक्ट किया जाए, ठीक है, कोई भी फोर्स लगाया जाए तो क्या होता है कि वो चेंज होता है, अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन। उसके अंदर में क्या आता है, कुछ डिफॉर्मेशन आता है। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब ये जो फोर्स है वो जनरली हम लोग एक्सियल फोर्स की बात कर रहे हैं। अभी ये जो स्ट्रेन की बात है तो ये कोई भी फोर्स हो सकती है, एक्सियल फोर्स भी हो सकती है, आपका शियर फोर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो हम एग्जांपल अभी देंगे वो आपका जनरली एक्सियल फोर्स की देंगे। और ये जो डिफिनेशन लिखे हैं, ठीक है, या फिर आपको फॉर्मूला लिखे हैं, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, दैट इज एप्सिलॉन इक्वल टू चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन इन लेंथ या डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप बाय ओरिजिनल शेप, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो ये चीज होती है स्ट्रेन। अब देखो हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये आपका जनरली क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में, ठीक है। तो बेसिकली जो अभी तक हमने डिफिनेशन पढ़ा इसमें ये चीज देखने को मिला कि स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेन क्या है, आपका रेशियो होता है किसका, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल शेप का, ठीक है। जो भी आपका शेप में डिफॉर्मेशन हुआ अपॉन आपका ओरिजिनल शेप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये एक यूनिट लेस टर्म है, ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। इट इज यूनिट लेस टर्म या फिर क्वांटिटी बोल सकते हो, ठीक है। बात कर सकते हैं कि ये क्या है, यूनिट लेस टर्म है, यह यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब देख लो। डिफॉर्मेशन ये लेंथ, लेंथ का अगर मान लीजिए कि यूनिट बात करेंगे तो वो मीटर होगा। ओरिजिनल लेंथ भी मीटर, मीटर बाय मीटर क्रॉस हो जाती है तो कोई इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसको फिगर के थ्रू हम लोग देखना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से होगा। चलिए यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। जैसा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, एल है, और इस पे कोई लोड लग रही है, पी अमाउंट का इक्वल एंड अपोजिट लोडेड, ठीक है। एक्सियल लोड लग रही है, ठीक है, एक्सियल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स, जिस तरीके से होगा सबकी बात करेंगे, ठीक है। फिर वो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में तो अभी क्या लग रही है, लोड लग रही है। तो लोड लग रही है तो ये क्या होगा, क्या बोला, इफ अ फोर्स इज एक्ट ऑन अ बॉडी, ये बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लगा, इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन, ये क्या होगा, कुछ डिफॉर्म करेगा। डिफॉर्म करने के बाद ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये डिफॉर्म कर गया और ये चेंज हो गया और चेंज हो गया, तो अभी भी इस पे लोड लग रही है, पी अमाउंट का लोड लग रहा है।
अब इसका लेंथ कितना हो गया, अब इसका लेंथ हो गया एल प्लस डेल एल, ठीक है। डेल एल से ये बढ़ गई, अगर इसमें दोनों साइड से आप चेक कीजिएगा तो ये डेल एल से बढ़ गई, तो ये मान लिया जाए। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन ऑफ लेंथ, इन लेंथ या डिफॉर्मेशन। तो यहां से हम लोग स्ट्रेन का जो डिफिनेशन या फिर दैट इज स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। चलिए लिख देते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो फाइनल लेंथ हमारा क्या है, फाइनल लेंथ आपका एल प्लस डेल एल है, ठीक है, ये फाइनल लेंथ है, माइनस इनिशियल लेंथ क्या है आपका एल है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ भी आपका यही लेंथ है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो एल प्लस डेल एल माइनस एल अपॉन एल, ये एल से एल कट गया तो ये क्या आ गया, डेल एल अपॉन एल, दैट इज, ठीक है। यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, दैट इज स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो गया, डेल एल बाई एल या फिर डेल एल बाई एल। इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि स्ट्रेन क्या होता है। हम लोग लेंथ को कंसीडर किए तो लेंथ की बात क्या है, अगर ब्रीथ को कंसीडर करते तो ब्रीथ में चेंज आती है, ठीक है। जिस भी हम लोग शेप को देख रहे हैं उस शेप में क्या डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल शेप इज नोन एज स्ट्रेन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हुक्स लॉ की। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, हुक्स लॉ। तो ये हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, अब हुक्स लॉ के बारे में पढ़नी है कि हुक्स लॉ क्या होता है। तो देखिए हुक्स लॉ, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि स्ट्रेन कैसे चेंज होती है। जब उस पर हम लोग कोई भी फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन आती है, और डिफॉर्मेशन जितनी आ गई अपॉन ओरिजिनल लेंथ अगर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, तो देखिए हुक्स लॉ बेसिकली क्या है, एक प्रकार का लॉ है। तो लॉ है तो स्टेटमेंट देगी ही, ठीक है, कि इसका क्या स्टेटमेंट होगा, मतलब कि ये कुछ तो बोलता होगा। तो ये क्या बोलता है, तो हुक्स लॉ बोलता है कि अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, समझ में आई होगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई तो यहां देखते हैं। इट स्टेट दैट व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड, लोडेड का मतलब क्या है, उस पर फोर्स को लगाया गया। व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर बात कर रहा है, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक कर सकते हैं, उससे पहले इलास्टिक लिमिट, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक इट्स इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जो भी स्ट्रेस होता है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, ठीक है। इसको आगे चल के भी हम बहुत बार यूज करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। दैट मीन्स मैथमेटिकली हुक्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। जैसे यहां पे क्या बोल रहा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनल की जो साइन है उसको हटाएंगे, ठीक है, यानी कि ये जो साइन हटेगी तो क्या आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगी। तो यहां के बाद हम लिख सकते हैं स्ट्रेस डायरेक्ट इक्वल टू ई डॉट, ठीक है, स्ट्रेन। ई क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में आगे लिखे हैं, ठीक है। तो यहां को हम स्ट्रेस को किस तरीके से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन को किस चीज से डिनोट करते हैं, अपसिलॉन, ठीक है, इस तरीके का ई से डिनोट करते हैं। वेयर ई, जो भी आपका कैपिटल ई लिखे हो क्या है, अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। दैट इज ई मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको मटेरियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ई को, ठीक है। और ये क्या है, ये
इसको किस नाम से जाना जाता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, या इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है इसका नाम, ठीक है। इसको ई से तो डिनोट करते हैं, साथ में एक चीज और होता है, कैपिटल वाई से भी बहुत जगह पे डिनोट करता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो अभी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस जब पढ़ाएंगे तो उसी से मैं आपको हम यूनिट भी बताएंगे। तो आई होप अभी तक आपने जो हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा वो आपको समझ में आ गया, यानी कि हुक्स लॉ क्या बोलता है, अप टू इलास्टिक लिमिट, या फिर बोल सकते हो विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट बहुत करेक्ट होती है, अप टू इलास्टिक लिमिट थोड़ा मतलब बहुत सारे बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आप बस फोकस कीजिएगा क्या चीज, विद इन इलास्टिक लिमिट अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन इज कॉल्ड, ठीक है, या इज नोन एज, अच्छा नोन क्या आगे मतलब ऐसा कोई डिफिनेशन थोड़ी है, ये स्टेट है, मतलब क्या स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का देखो यूज, हुक्स लॉ स्टेटमेंट ही दे देता है, 2 नंबर का आपको एग्जाम में पूछ देगा कि हुक्स लॉ क्या होता है, तो आपको इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हुआ तो आपको टिक करना होता है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से हमें ये भी बोल सकते हो कि हुक्स लॉ हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन बताता है, ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने आपको बताया था कि स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, स्ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अगर स्ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं और मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें पता है, तो क्या हम स्ट्रेस नहीं निकाल सकते हैं? हम लोग थ्योरेटिकली तो निकालते ही हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला, प्रैक्टिकली जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट के द्वारा है, तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हम किसी भी मटेरियल का बोल सकते हो स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि कुछ आपका जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, यानी कि यंग्स मॉडुलस है, उसमें बहुत सारे मटेरियल की अलग अलग सी वैल्यू है जो हमने ऑलरेडी रख मतलब कि आपके नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। कुछ के बारे में हम बोल देते हैं, जैसे कि आपका स्टील के बारे में सोचिए, ठीक है, स्टील हमेशा आपको जनरली देखने को मिलता है, मटेरियल स्टील, ठीक है। तो स्टील का जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 200 to 210 के बीच में, ठीक है, गीगा पास्कल आपको हम बोले थे, ठीक है। अब ये गीगा पास्कल क्योंकि इसकी यूनिट की बात कर रहा है, तो ठीक है, तो अगर आप बोलिएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, तो ये क्या होता है 200 से 210 के बीच में होता है, और ये गीगा पास्कल इसकी यूनिट होती है, ठीक है, यानी कि पास्कल यूनिट होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि आप स्टील के अलावा बहुत बात कर सकते हैं, कास्ट आयरन की बात कर लिए, तो कास्ट आयरन की आपका जनरली होता है कास्ट आयरन, ये आपका होता है 100 to 110 गीगा पास्कल, ठीक है। बेसिकली 1 2 3 का याद रखना रहता है, और बाकी का जितने भी हम लिस्ट हैं वो आपको दे दिए हैं, ठीक है, और याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको ये दिए रहेंगे, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आई थी क्या थी, इलास्टिक लिमिट। क्या होती है इलास्टिक लिमिट, ठीक है, तो अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं, तो इलास्टिक लिमिट क्या बोलता है, इफ अ स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड अ लिमिट, ठीक है, एक देखो क्या है लिमिट है, मतलब बोल सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, तो लोड लगा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ डिफॉर्म होगा, कुछ ऐसा लिमिट होगा जहां तक हम लोड को छोड़ दिए तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर ले, उस लिमिट को या उस रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। कि मतलब जिस लिमिट तक, जैसे कि अगर हमें कोई दोनों साइड से खींच रहा है, तो हम एग्जांपल सीधा देते हैं, ठीक है, आपको दोनों साइड से कोई खींच रहा है, तो खींच रहा है, खींचता खींचता आपको मान लो हल्का सा लंबा किया, मतलब कुछ आपको में डिफॉर्मेशन आया, और एक ऐसा लिमिट हुआ कि जहां तक अगर आपको छोड़ दिया तो फिर से आप अपना रिगेन कर लेते हैं, अपना ताकत को वापस कर लेते हैं, मतलब फिर से अपना वही शेप में आते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा खींच दिया तो आपका हाथ ही लंबा हो गया, और लंबा हो गया वो फिर हमारा मतलब फिर से हम रिगेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिस लिमिट तक हम रिगेन कर लेते हैं, यानी कि अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, या उस लिमिट को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट, ठीक है, सिंपल। हाँ, तो इलास्टिक लिमिट के बारे में क्या बोले अभी, इलास्टिक लिमिट के बारे में बोल रहे थे कि एक ऐसा लिमिट जहां तक हमारा बॉडी, ठीक है, सस्टेन कर सकता है, यानी कि वहां तक अगर उस लोड को रिमूव कर दोगे तो वो अपना
ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इलास्टिक लिमिट, इफ अ स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड का मतलब उस पर लोड लगा हुआ है, स्ट्रेस्ड बियॉन्ड अ लिमिट, ठीक है, एक ऐसा लिमिट जहां तक इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल और इनिशियल साइज और शेप व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। यानी कि बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई लोड लगा कर रखें, ठीक है, लोड लगाकर और उसको एलोंगेट करते जा रहे हैं, एलोंगेट इस पॉइंट तक किए, ठीक है, कि जैसे ही वो एलोंगेट मतलब कि वो एलोंगेट होता जा रहा है, लोड लगाते जा रहे हैं, एलोंगेट होता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा लिमिट आ गया कि वहां तक हम लोग को पता है कि अगर यहां से लोड को रिमूव करें तो ये ओरिजिनल शेप में आएगा, लेकिन अगर मान लिया जाए कि उससे ज्यादा बियॉन्ड पार हो गया तो ये फिर जैसे ही ये बॉडी पे हम लोग फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। हमारा मान लीजिए स्टार्टिंग में इतना शेप था, हम इस पर लोड लगाए इतना हो गया, ठीक है, जैसे ही लोड हटाएं तो ये फिर से अपना शेप में आ जाएगा, उस लिमिट तक हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड डेफिनेशन क्या बोलता है, इलास्टिक लिमिट ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इलास्टिक लिमिट एक ऐसा लिमिट है या ऐसा पॉइंट है मटेरियल का, ठीक है, ऐसा रीजन है आपका मटेरियल का जो डिफाइन करता है मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम लोड हम लोग उस पॉइंट तक लगा सकते हैं जहां तक वो परमानेंट डिफॉर्मेशन, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन अपने आप को नहीं लेता है, मतलब कि उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ताकि जैसे ही लोड हटाएं तो फिर से वो अपना ओरिजिनल गेन, अपना ओरिजिनल शेप साइज गेन कर ले, ठीक है। तो ऐसे लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा, इसको फिगर से समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, ठीक है, बाकी तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए इसमें हम लोग लोड लगा रहे हैं, ठीक है, लोड लगाए तो ये सर्टेन चेंज हो गया, ठीक है, चेंज यहां इतना हो गया, इसका लेंथ अभी चेंज होकर इतना हो गया, स्टार्टिंग में लेंथ कितना था, एल था, अब ये क्या हो गया, एल प्लस डेल एल हो गया है। अब इस पॉइंट पे अगर हम, ठीक है, अब ये पॉइंट पे अगर हम अपना फोर्स को हटा लेते हैं, फोर्स को हटा लेते हैं तो ये फिर से अपना शेप में आ जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसा था उसी तरीके से आ जाएगा, इस पे कोई लोड नहीं, मान लेते हैं स्टार्टिंग में इस तरीके से ही था, इस पे कोई लोड नहीं रहा था, इसका लेंथ कितना था, एल था, फिर यहां पे कोई लोड नहीं, फिर से ये अपना एल ही लेंथ का शेप के साथ आ गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का, जो आपका फर्स्ट यूनिट में है, वो है शियर स्ट्रेस, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, दो चीज पढ़ लिया था, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेन के बारे में, फिर पढ़ा हुक्स लॉ के बारे में, फिर पढ़ा इलास्टिक लिमिट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, शियर स्ट्रेस। अब देखिए शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो जिस तरीके से शियर लोड के बारे में हमने पढ़ाई किया था, ठीक है, कि जिस तरीके से लोड होती है तो लोड भी एक प्रकार का शियर होती है, यानी कि कोई भी एक्सिस या कोई भी प्लेन का अगर पैरेलल कोई फोर्स लगता तो उसको हम लोग बोलते हैं शियर लोड, और शियर लोड के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस के बारे में, हाँ, तो जैसा कि अभी हमने बात कर रहा था इलास्टिक लिमिट के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, तो अब हम लोग को बात करना है शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो वो शियर स्ट्रेस के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि शियर स्ट्रेस के बारे में। तो देखिए शियर स्ट्रेस क्या कहता है, जैसे अभी हमने बताया कि आपको कि मतलब शियर स्ट्रेस क्या होता है, जनरली ये आपका बोल सकते हैं कि ये शियर लोड के कारण जो भी स्ट्रेस किसी बॉडी में डेवलप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या बोलती है, ठीक है, इसको टॉ से डिनोट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, टॉ, टॉ, ठीक है, टॉ हिंदी में बोल लिख दिया, ठीक है, टॉ, टॉ से डिनोट करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू
टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड होती है एक्टिंग टेंजेंशियली, ध्यान देना टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन रेजिस्ट कर रहा है उसके टेंजेंशियली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू शियर ऑफ, ठीक है, as the result of which the body tends to shear off across the section, the stress induced is called shear stress। क्या कह रहा है, बोल रहा है जब किसी वस्तु पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई किया जाता है टेंजेंशियली डायरेक्शन में, वो भी जिस रजिस्टिंग सेक्शन, मतलब कि जो रजिस्ट करता है, जो सेक्शन आपको रजिस्ट कर रहा है उसके टेंजेंशियली में अगर मान लीजिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करता है तो वो क्या रिजल्ट करेगा, रिजल्ट आपका रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी, ठीक है, वो रिजल्ट करेगा कि वो आपको टेंस टू शियर ऑफ, टेंस टू शियर ऑफ का मतलब कि वो तोड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है, टेंस टू शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन, मतलब उस सेक्शन से उसको आपको तोड़ने का प्रयास करेगा। द स्ट्रेस इंड्यूस, अब क्या होगा, अगर तोड़ने का प्रयास कर रहा है तो वो तो टूट नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ उसमें शियर मतलब कि स्ट्रेस डेवलप होगी, और उसी स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये दो प्लेट है, ठीक है, जैसे कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और ये दोनों को बीच में हम एक रिबिट से, ठीक है, बीच में होल किए, इसमें भी होल किए और इसमें भी होल किया, और दोनों को रिबिट से ज्वाइंट कर दिए, ठीक है। अब रिबिट देखनी है तो आप सिंपल सा, आपके घर में बाल्टी पहले आती थी जो लोहे वाली, उसमें रिबिट लगी होती है, ठीक है, उसमें एक दो चदरे को ऐसे करके और उसमें हम लोग क्या कहते हैं, रिबिट को लगाकर फंसाकर उसको टाइट कर देते हैं, तो वो रिबिट लगी हुई है, ठीक है, ये आपका रिबिट लगी हुआ है। अब ये दो प्लेट को, एक प्लेट को यहां से खींच रहे हैं, एक प्लेट को यहां से खींच रहे हैं, तो ध्यान से देखना यहाँ पे ये जो बॉडी है, ठीक है, यानी कि ये जो रिबिट है, रिबिट का ये जो पोर्शन होगा, ठीक है, ध्यान से देखना ये वाला एरिया, अगर इसको हम लोग 3D में बनाएं तो ये क्या होगा, एक यहाँ पे सर्कल की तरह दिखेगा, ठीक है, ये सर्कल की तरह दिखेगा। जैसे कि मान लिया अगर हम कोई रिबिट लगाते, ये रिबिट हमारा रहता इस तरीके से, तो इसमें अगर हम इसको फिट करते तो ये आपको सर्कुलर दिखता, तो ये एरिया क्या करता, ये एरिया आपका रजिस्टिंग सेक्शन होता, ठीक है, यही रजिस्ट करता, यही तो रोकता इसको कि नहीं जाना नहीं देना है। लेकिन क्या करेगा, ये लोड है, तो अब ये, तो इस एरिया को अगर हम इस तरीके से ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब ये जो एरिया है इस पे एक लोड इधर लग रही है, एक लोड इधर लग रही है, इसको फील होगा इस तरीके से कि लोड लग रही है, तभी तो हमको शियर ऑफ कर रहा है। तो ये यहां से टूटने का मतलब कि ये चाहेगा, ये लोड क्या चाहेगा कि इस पॉइंट से तोड़ दें इसको, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा और यहां पे एक शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा, ठीक है। इस तरीके से इस फोर्स को ये अपोज करेगा और इस फोर्स को ये अपोज करेगा, तो ओवरऑल क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पे आपको दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यानी कि पैरेलल, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में क्या आ रहा है, फोर्सेस आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेस जनरेट होगा, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए बेसिक कुछ बातें हैं, जैसे कि इसको टॉ से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसका यूनिट वही है जो आपका सिंपल स्ट्रेस का होता है, ठीक है। तो यूनिट इसका क्या हो गया, पास्कल हो गया, पास्कल को पीए, फिर और हाइयर में बात करो तो किलो पास्कल, मेगा पास्कल, जीगा पास्कल, ये सब इसका यूनिट हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरा चीज और बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो दैट इज, फॉर्मूला की बात करो तो दैट इज क्या हो जाएगा, टॉ इक्वल टू आपका शियर स्ट्रेस अपॉन शियर एरिया। शियर एरिया कहने का मतलब है कि जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसी की बात करेंगे, ठीक है, इस एरिया की बात करें तो शियर स्ट्रेस बराबर शियर, मतलब शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर लोड होगा ना, क्योंकि शियर स्ट्रेस का तो फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, तो ये शियर लोड अपॉन शियर एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को पढ़ना है और इसके बारे में न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है।
ओवरलैप और मतलब बोल सकते हैं लैप जॉइंट और बट जॉइंट के बारे में हम लोग को न्यूमेरिकल भी करना है, उसमें हम लोग को यही शियर स्ट्रेस निकालनी है। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा आप गौर से ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, 1 से 2 बार आप रिवाइज कर करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो अभी हम लोग क्या देखें, अभी देखें कि मतलब कि आपका जो भी शियर स्ट्रेस के बारे में, कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस के बारे में हमने देखा, ठीक है, कि मतलब कि जो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब किसी बॉडी पे लगती है तो उसका जो भी आपका एरिया होता है जो रेजिस्ट करता है, उस एरिया के अगर पैरेलल कोई फोर्स लगा तो शियर लोड, और शियर लोड पर यूनिट एरिया आपका क्या हो जाता है, शियर स्ट्रेस होता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस की, कि क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो क्रशिंग स्ट्रेस जनरली क्या बोलता है, देखिए क्रशिंग स्ट्रेस इसका दूसरा नाम क्या है, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, मतलब कि बियर के द्वारा भी इसमें स्ट्रेस जनरेट होती है। इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, ये स्पेशल टाइप है कंप्रेसिव स्ट्रेस का, विच अकर्स एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट of two members that are relatively to rest if it taken into account in this design of rivet joint, कॉटर जॉइंट और नकल जॉइंट। देखो क्या बोलता है, सिंपल सी बात है, जब कोई वस्तु, ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग बीच में रखते हैं और ये दोनों साइड से हाइड्रोलिक कंप्रेसर से मतलब कि कंप्रेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अपना रिलेटिव मोशन वो क्या होता है, रेस्ट में रहता है, वो ऑब्जेक्ट हिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं हिला और उस पर कोई लोड लगा, यानी कि उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसे लोड का स्पेशल टाइप्स ऑफ कंप्रेसिव लोड, जिसमें कि रिलेटिव मोशन मतलब कि कंप्रेशन के द्वारा हम लोग एकदम रेस्ट कंडीशन से ही है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट में रख रहे हैं, उसमें चेंज नहीं कर रहा, सीधा कि वो सीधा वो फेल हो जाती है, ठीक है, यानी लोड के कारण, ठीक है। तो इसका जो यूज कहां करते हैं हम लोग, जनरली ऐसे स्ट्रेस जो भी आपका इस तरीके का लोड से जो भी स्ट्रेस डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका यूज कहां होता है, तो इट टेक इनटू अकाउंट इन द डिजाइन ऑफ रिविट, ठीक है, जो जितने भी रिविट है उसके डिजाइन में हम लोग किसका क्रशिंग स्ट्रेस का कैलकुलेशन करते हैं। कटर ज्वाइंट हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, नकल ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी सब ज्वाइंट है, रिविट ज्वाइंट हो गया, नकल ज्वाइंट हो गया, कटर ज्वाइंट हो गया, तो ये सब में हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेस कितना हो रहा है, और इसका स्ट्रेंथ उस तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टीज को फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उससे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक, थोड़ा सा आपके इसके बारे में जानना था, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेस, तो इसीलिए हमने इसके बारे में आप लोग को बता दिया। अब बहुत अच्छा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस के बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए।